ज़रा हक्के में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने यकायक 20 रुपये का इजाफ़ा कर दिया पेट्रोल और डीज़ल में। पिछले चंद सालों से ये एक मुसलसल ट्रेंड हम देख रहे हैं। एक वो थे जो तब्दीली के नाम पर आए, उन्होंने मुल्क की मईशत का कबाड़ा किया। जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, ज़रा ये भी याद करें कि वो तब क्या कहते थे जो अब तावीलें पेश कर रहे हैं। पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती? आप लोग जानते हो ना कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो आटे की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, सब्जी की कीमत बढ़ती है, पानी की कीमत बढ़ती है, अद्वियात की कीमत बढ़ती है। तो देखिए, हम ये मानते हैं कि ये जो महंगाई है ये इसका एक आलमी सूरत हाल से ताल्लुक़ है। रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की, उससे इसका ताल्लुक़ है। पिछले चंद हफ्तों में तेल की कीमतें ऊपर गई हैं, उससे भी इसका ताल्लुक़ है। IMF की कड़ी शराइत हैं, हमारी जो तेल की कीमतें हैं वो आलमी कीमत से नथी हैं, वो भी हमारी मजबूरी है। लेकिन पिछले 1.5 साल में जिस तरह से इस हुकूमत ने मईशत को बिगाड़ा है, उसकी कीमत तो फिर इलेक्शन में अदा करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन होती है तो हाँ, या अगर इलेक्शन है या सिलेक्शन है। मुझे इस पे कोई इतराज़ नहीं है कि पेट्रोल की कीमत 250 छोड़ 300-400 रुपये लीटर भी हो जाए, मुझे कोई इसलिए इतराज़ नहीं है। अगर मैं ये देखूं कि ब्यूरोक्रेसी की जो गाड़ियां चल रही हैं, जजेस की जो गाड़ियां चल रही हैं और बाकी जो हसास इदारे हैं उनके पास जो गाड़ियां हैं, क्या वो पेट्रोल ख़रीदते हैं उनके महकमे या उन्हें फ्री राशन के तौर पे मिलता है? अगर उन्हें मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिलता? और अगर मैं 250 रुपये लीटर ख़रीद रहा हूँ तो वो क्यों नहीं ख़रीद रहा है? अगर ये मुझे नजर आता तो भले 400 रुपए कर देते, मुझे कोई मसला नहीं था। उनकी गाड़ी चलेगी, हमारी गाड़ी जो है वो नहीं चलती है। इनफैक्ट हमारी गाड़ी जो है वो हाल में ही मेरा ख्याल है कि पंजाब हुकूमत ने एक टेंडर भी जारी किया था ना कि पता नहीं कितनी हमें 4x4 चाहिए, क्योंकि AC साहब ज़ाहिर है 4x4 में ही जाएंगे ना, अंडों और पेट्रोल में पैसे मैं दूंगा चेक करने के लिए आपको 4x4 तो चाहिए होता है। हाँ, तो देखें, चीखें तो निकली हैं। मतलब जो पब्लिक सेंटिमेंट है जो कल से हम देख रहे हैं, इंडस्ट्री भी, आपके इंडस्ट्री हो गई, आपके जो आम जो कम्यूट करते हैं, बिजली की कीमत 3 दिन पहले 7.5 रुपए यूनिट और इजाफा कर दिया गया। बिजली और बढ़ेगी। आज हमने 2-3 इकोनॉमिस्ट से बात की, उन्होंने कहा कि जी अभी आप जरा रेस्ट करें, क्योंकि आपका जो बिजली है वो आप बहुत सारा इम्पोर्ट करते हैं, तेल इंपोर्ट अगर कर रहे हैं वो महंगा होगा तो आपकी बिजली भी ऊपर जाएगी, गैस अभी ऊपर जाएगा, बारिश होती है आपके यहाँ। हाँ, सर्कुलर डेट का मसला है। ये सारे आपने वादे लिख के किए हुए हैं IMF के साथ, और अब आप कह रहे हैं कि हम रियासत बचाएंगे किसी भी कीमत पर। हाँ, तो सियासत की कीमत पर जी। हाँ, तो सियासत को कुर्बान कर दिया हमने अपनी रियासत के लिए। अच्छा, एक बड़ा प्यारा एक्सक्यूज है ना, मैं तो तकरीबन मैं ताब नहीं ला सकता उसकी। उन्होंने कहा है जी कि देखें, अवामी बेचैनी अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बाहर आ गया। हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। भले अवाम डिफ़ॉल्ट हो गए लेकिन रियासत बच गई। एक हकीम साहब थे, हकीम साहब के पास एक साहब आए अपने वालिद को लेके कि जनाब इनका पेट ख़राब है और इनके दस्त नहीं। तो हकीम साहब ने उन्हें 3 दिन की गोलियाँ दे दी। दूसरे दिन फिर वो लड़का दौड़ा आया, हकीम साहब उनकी तो हालत और ख़राब हुई। कहने लगे तुम फिक्र ना करो, बस ये एक और गोली ले जाओ, ये दे देना। तीसरे दिन वो लड़का आया, कहने लगे मेरे तो वालिद का इंतकाल हो गया। कहने लगे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन कम से कम उनके दस्त तो बंद हो गए। तो पाकिस्तान डिफॉल्ट से तो बच गया, बल्कि 22 करोड़ लोग ऐसी तैसी में जाएं, डिफॉल्ट हो जाएं, कुछ भी हो जाए। इलेक्शन का नारा यही होगा कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, लेकिन सवाल ये है कि इलेक्शन कब होगा। पेट्रोल बम के बाद प्राइम मिनिस्टर ने आज एक टीवी इंटरव्यू में एक और बम गिरा दिया। उन्होंने आसमा शिराजी इंटरव्यू में बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा कि हम चाहते हैं कि आइंदा इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी, जो डिजिटल मरदमशुमारी हुई थी जिसपे कुछ पार्टियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये उस पर हो। पहले सुन लें कि उन्होंने कहा क्या। तो यार ये तो देखें, आज है 1 अगस्त, अभी हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ये 8-9 को असम्बलियाँ तहलील होंगी।
उस हिसाब से नवंबर में होना चाहिए इलेक्शन। बनता है। लेकिन जिस तरह अब ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं हम इसी पे कराएंगे मरदमशुमारी पे, इसमें बड़ा सवाल ये है कि हल्का बंदियाँ कैसे होंगी। अब बार बार जो है इलेक्शन कमीशन खुद ये कह चुका है कि उन्हें 3 से 4 महीने इसके लिए चाहिए। अब आज कुछ लोगों से हमारी बात हुई, कंवर दिलशाद साहब से हुई, कुछ और लोगों से जो इस पर नज़र रखते हैं, उन्होंने कहा देखें ये इट बॉयल्स डाउन टू इंटेंट। इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो इसे 2 महीने में रैप अप कर सकता है, और ना चाहे किसी भी वजह से, मतलब अगर रियासती इदारों को एक पॉलिटिशियन का हिसाब किताब करना है उसमें टाइम चाहिए तो ये मामला खिंच भी सकता है। और उससे ये अब खदशात जन्म ले रहे हैं आज के बाद, इवन अमंग पॉलिटिशियंस, इवन अमंग पार्लियामेंटेरियंस, कि क्या गवर्नमेंट वाकई ये नवंबर से भी आगे का सोच रही है, दिसंबर या जनवरी का सोच रही है। यार देखो बात सुनो, गोल पोस्ट इस हुकूमत की एक खूबी है, गोल पोस्ट इसके कंधों पे होते हैं। हाँ। आपको याद होगा कि जब जनवरी में पंजाब असम्बली टूटी थी या केपी असम्बली के इलेक्शन का जो है मामला हुआ था, तो वो घसीटते घसीटते दलील क्या थी? दलील ये थी कि यार अगर 2 के अलग करवा दिए और बाकी फिर जनरल इलेक्शन 3 महीने बाद होने वाले हैं तो फिर तो ये तो एक खिचड़ी पक जाएगी, खलबली मच जाएगी, हमारे इतने पैसे ज़ाया हो जाएंगे, मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ठीक है, चारों के एक साथ हों और मरकज के भी एक साथ हों, मान लिया ठीक है, मान। अब जब ऐन वक्त पे इन्हें जाना है और निगरान हुकूमत को आना है, ये जो शोशा था मरदमशुमारी का, ये इन्होंने इस दिन के लिए बचा के रखा। हालांकि यही बात ये अप्रैल में भी कर सकते थे, मई में भी कर सकते थे, लेकिन दिल में जाहिर है कुछ और होगा। अब जाके ये इस पे खेलेंगे कि यार मरदमशुमारी, ओ भाई उस वक्त क्यों नहीं याद आया आपको उन सूबाई असम्बलियों का जो इलेक्शन है, जो बहुत सारे लॉयर्स कहते हैं कि आइन को खुल्लम खुल्ला पामाल किया गया उनके इलेक्शन ना करवा के। अब जाके इन्होंने ये फुलझड़ी छोड़ी है कि जी मरदमशुमारी, अच्छा उस पे इनके अपने इत्तेहादी MQM है, इवन पीपल्स पार्टी है, उनको रिजर्वेशंस हैं। इसका मतलब है कि 5-6 महीने तो रिजॉल्व करने में इशू के कंसेंसस हो जाए, डिजिटल या नॉन डिजिटल व्हाटएवर, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को कहा जाए और इलेक्शन कमीशन की बज़ाहिर सवाब दी। 2 छोटे छोटे स्टेप अभी बाकी हैं। देखें जो भी ये डिजिटल सर्वे हुआ या ये हुआ, ये किसने किया? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने। ये इन्होंने ये जैसे ही कह रहे हैं कि ये नोटिफाई करेंगे, हम मुश्तरका मफादात की काउंसिल CCI का इजलास अगले हफ्ते बुला लेंगे। अच्छा, उसमें सूबे बैठते हैं, ठीक है ना, उसमें MQM नहीं है, मतलब MQM को सबसे बड़ा एतराज़ है, लेकिन MQM की नुमाइंदगी ये जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है सिंध की वो कर रही होगी। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर वहाँ पे अब 2 मुंतखब हुकूमतें होंगी, 2 निगरान हुकूमतें होंगी, वहाँ से ये मंजूर हो भी जाता है, तब भी जो प्रैक्टिकल सवाल है हल्का बंदियों का, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। उसमें तनाज़े होते हैं, उसमें एतराज़ात आते हैं, उसमें अपीलें होती हैं, उसका एक प्रोसेस है। मतलब कैपेसिटी को तो आप छोड़ ही जाए दें कि जी इलेक्शन कमीशन के पास स्टाफ है या लोग हैं या नहीं है, ये तो जो प्रोसेस को फॉलो करना होता है, इवन दैट टेक्स टाइम। सो ये प्राइम मिनिस्टर ने जो ये इस तरह एक कैजुअली बात कर दी है, इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ पीपल बाय सरप्राइज। गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना होगा कि क्योंकि अब वो उनसे जो भी सवाल कर रहा है वो करें जी अब तो ये इलेक्शन कमीशन का मसला है ना, डेट भी वो अनाउंस करेंगे। पता है कि हमारी कितनी ताकत है और हमारे इदारे सबके सब कमीशन है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करती है, हर इदारा खुद मुख्तार है, हर इदारा खुद मुख्तार, हर इदारा खुद मुख्तार है, कुछ थोड़े ज्यादा ही खुद मुख्तार है। देखिए अगर आप इसको फर्ज करेंगे सब नूरा कुश्ती है और एक कंसेंसस है कि सर नहीं हमने इसको खींचना है, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बात खींचना कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। सबको पता है कि आपका क्या एक रोल है इस प्ले में, आपका क्या रोल है, मैं विलन का किरदार अपना अदा कर रहा हूँ, मैं कहूंगा ये शादी नहीं हो सकती, ठीक है, हाँ वहाँ नहीं हो ही नहीं सकती भाई, क्या मतलब हमारे हकूक ये वो वगैरह वगैरह, छोटे सूबों को आपको ने कहा है कि कराची की आबादी अगर 3 करोड़ से आपने कम दिखाई तो हम नहीं मानेंगे। सही है, तैयार है। अच्छा दूसरे आप ये देखें कि पंजाब और केपी की जो निगरान हुकूमतें हैं वो 90 दिन के लिए आई थी ना जी, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, अभी कुछ 7-8 महीने तो हो गए उन्हें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योग्राफी अगर मैप सामने रखें, पंजाब और केपी में निगरान हुकूमतें हैं, अब बाकी सूबे क्यों निगरान हुकूमतों से महरूम रहे, लिहाजा बलूचिस्तान में एक निगरान हुकूमत बनेगी, एक सिंध में बनेगी और एक मरकज़ में बनेगी। और चूंकि ये एक मिसाल कायम हो चुकी है कि 90 दिन की को साइड में करें, निगरान हुकूमतें अब तक चल रही हैं, तो मुझे नहीं पता उनकी लीगैलिटी क्या है, कैसे चल रही हैं वो, तो उसी तरीके से ये जो 90 दिन के इलेक्शन के बहाने पे हुकूमत आएगी, तो अगर नीयत खराब है तो ये भी उसी मिसाल पे चलेगी। अच्छा, नीयत खराब नहीं होगी, ये मुल्क के अजीम तर
मफाद में होगा। बिकॉज अगर आप थोड़ा सा सेटली देखें, अब अगेन थोड़ा हो सकता है कि मैं पैरानॉइड हो रहा हूँ, हो सकता है मैं बाल के खाल निकाल रहा हूँ, लेकिन इस मुल्क में पैरानॉइड होना नॉर्मल बात है मेरा ख्याल है। अगर आप पागल हैं, अगर आप पैरानॉइड एहतियात करें, नए नए कवानीन मैं अभी उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, आप पकड़ में आ जाएंगे। हो सकता है, हो सकता है यार पकड़ में आने के लिए क्या कवानीन की जरूरत है? लेकिन अब कवानीन अब तो वो मतलब लीगल एक नहीं चार काफी है। अब मैं भूल गया हूँ मैं क्या सॉरी अच्छा हुआ मैंने आपको डिस्ट्रैक्ट किया, क्योंकि आप कहीं इस तरह मैं वहां कभी नहीं जाता है यार, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, तो पॉइंट इज कि अब इलेक्शन जो ये होगी, जिस तरह अगेन अगर हम ये कवानीन पर आए तो हाँ सॉरी अब मुझे याद है, अगर आप एक थोड़ी सी हल्की फुल्की नैरेटिव देखें, आई मीन इवन जो मतलब थोड़ी सी रीजनेबल प्राइम टाइम शोज हैं, उसमें एक छोटी सी आपको एक ये थ्रेड मिलेगा कि देखिए इन हालात में शायद हमें कोई पिछला हाइब्रिड तो मतलब वो एफिशिएंट हाइब्रिड नहीं था, हमें कोई बेहतर हाइब्रिड मिले, हाइब्रिड 2.0 3.0 जहां पर भी आप जाना चाहें, क्योंकि आखिरकार मुल्क को पट्टी पे तो लगाना है ना। अब ये यूएई के साथ डील्स हो रही हैं आपकी, अगर कोई स्पॉइलर आ गया, हाँ अगर कोई अबू कासिम टाइप चीज दोबारा होती है हमारे साथ, तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? तो आपको मतलब इलेक्शंस की इतनी आपको टेंशन हो रही है, आपको मुल्क की टेंशन होनी चाहिए ना। तो ये परचम के साए तले हम सब, मुझे कायदे हिज़्ब-उत-तौला राजा रियाज फिर याद आ गया, एग्जैक्टली उनकी यही लाइनें थी। यार इलेक्शन क्या होती है? इलेक्शन पहले मुल्क जरूरी है। तो ये लाइन चल रही है सबसे पहले पाकिस्तान जी, सबसे पहले हाँ जी बिल्कुल। किसका डायलॉग था ये? जनरल मुशर्रफ साहब का डायलॉग था। अच्छा वो डायलॉग चल रहा है। अब लोग अक्सर कहते हैं कि यार माशाल्लाह, मैंने कहा यार क्या जरूरत है माशाल्लाह की? अभी मतलब 21st सेंचुरी में नहीं होता। हाँ 21st सेंचुरी में नहीं जरूरत भी नहीं है ना सर, आपके पास और बहुत बेहतर मॉडल्स हैं। अभी जैसे आपने कवानीन की बात की, तो जिस तरह ये ठप पास आज भी एक पास हुआ है, बताएंगे? मैं बताऊं, उस दिन हमने जिक्र किया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल। इसके तहत सिक्योरिटी इदारे और खुफिया एजेंसी बगैर वारंट के छापा मारने, आपकी दस्तावेज़ात अपने कब्जे में लेने का उनको इख्तियार होगा। ये हमारी मुंतखब पार्लियामेंट जो जमहूरियत के दावेदार हैं, चैंपियन हैं, इन्होंने आज भी डिस्कस उसको नहीं होने दिया। आज भी उन्होंने ड्राफ्ट तक नहीं दिया कि आपका मुंतखब नुमाइंदा जो लाखों का वोट लेकर आ रहा है वो उसको पढ़ भी सके। क्या कर लोगे पढ़ के? तो पिछले 2-2.5 हफ्ते में जो कारकर्दगी रही है हमारे पार्लियामेंट की, ये उन सब लोगों के लिए बहुत ही पशेमानी का सबब है जो हमेशा लड़ते रह गए सारी जिंदगी के पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट जो है वो हर इदारे से ऊपर है, ये आइन को जन्म देती है, ये कवानीन को जन्म देती है, और उस पार्लियामेंट की आप सिर्फ परफॉर्मेंस ले लें पिछले 2-4 हफ्तों की, अगर जन्म नहीं दे रही तो कम से कम दाई का किरदार तो अदा कर रही है। तो ये सब पलट के आएगा। इस मुल्क के हर शोबे में फॉरेन कंपनियां होती हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये भी इसको इस तरह लें जी, बिल्कुल इसको इसी तरह देखना। तो आई मीन पॉइंट इज कि देखो इतनी, और अगर चले आप फर्ज करें कि हम सब गलत हैं, हाँ, और इलेक्शन होगी, यार एक चीज़ मेरे जहन में आती है, मैं मान लिया कि यार ये ब्रेंट ऑयल, आलमी मंडी वगैरह वगैरह इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है, मैं मानता हूँ कि IMF की बंदूक आपके सर पर है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, लेकिन एक हुकूमत जिसको पता है कि इलेक्शंस होंगे नवंबर, नहीं जिसको पता है कि इलेक्शन नहीं होंगे, नहीं अभी हम फर्ज करें कि होंगे, ठीक है, इलेक्शंस होंगे नवंबर में, और अगस्त है यार, 3 महीने में तो ज़्यादा टाइम नहीं होता, और आपको पता है कि इस तरह के जो फैसले होते हैं वो पॉलिटिकली बहुत कॉस्टली होते हैं, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, तो या तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस है, किसी ने आपको कॉन्फिडेंस दिलाई है कि बेटा तू टेंशन ना ले, हाँ होना है, तू भाई है ना, तू ये सारे लॉज भी जल्दी से पास करवा, और तू ये सारी चीजों के रेट भी बढ़ा। अगर आंटी पुलिस बुला लेगी तो या तेरा कर लेगा है। आपने ये शायद बहुत अच्छा सुना होगा, बहुत अच्छा। इस तरह की एश्योरेंसेस में कितनी दफा बिट्रेयल्स हुए यार, यही तो मसला है, यही तो मसला। अच्छा, जिन लोगों के साथ हो चुके हैं वो भी कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं सीखा, अपने हाथों से आप अपने हाथ पैर काटते जाएं, कि महबूब मेरे से राजी रहेगा, महबूब मेरे से राजी रहेगा। आपको पता है ना बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम क्या होता है? बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम, ये खातून है और उसको मतलब मुसलसल ना मियाँ पीटता जा रहा है, चाय ठंडी है, खाने में नमक ज्यादा है, खाने में नमक कम है, हाँ लेट से उठी हो, ये जो भी, और वो सोचती है कि नहीं यार, अगर मैं बेहतर चाय बना दूं ना तो ये मामला खत्म हो जाएगा। सो कहते हैं बैटर्ड वाइफ से है तो मेरा अपना है तो घर की बात है। लेकिन यार अभी इतनी भी सफाकी नहीं है, हमारे जितने भी अरकान पार्लियामान हैं, भले
उनको रिजर्वेशंस होती हैं, उनको शदीद इख्तलाफ होता है, लेकिन आखिर में वो आंखों में आंसू भर के साइन कर ही देते हैं, बिल्कुल दुल्हन की तरह। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। थोड़ी देर में हम दोबारा पाकिस्तान आएंगे। हमारा जो हमसाया कभी कभी उसका भी ख्याल रखना चाहिए, उसकी भी खबर रखनी चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले हमने जो भारत की शुमाल मशरक़ी रियासत है मणिपुर, वहाँ जो भी आग और खून का खेल खेला जा रहा है, नस्ली फसादात और उसमें मारा मारी, इंसानों का कत्ल, उसकी कवरेज करने की कोशिश की थी। भारत से अब जो इस तरह की ख़बरें आती हैं कि जी अक़लियतों की लिंचिंग हो गई या उन्हें हरास किया गया या घरों से निकाल दिया गया, अब इसमें कोई ख़बरियत रही नहीं, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन फिर भी कभी कभी हमें ज़मीर कचोके देता है, कुछ ऐसी ख़बरें आ जाती हैं कि हम भी मजबूर हो जाते हैं कि नहीं यार, इंडिया में ये नॉर्मल सही, लेकिन ज़िक्र तो होना चाहिए। अब जैसे दिल्ली से बिल्कुल जुड़ा हुआ है हरियाणा का ज़िला गुड़गांव, 50 किलोमीटर है दारुल हुकूमत से। वहाँ मेवात का एक इलाक़ा है नोह, वहाँ मंडे को जो है एक यात्रा निकली जिसे शोभा यात्रा कहा जाता है, और इन्होंने गड़बड़ मचा दी। गुड़गांव में एक मस्जिद को, ना सिर्फ कई मसाजिद को नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन एक मस्जिद को आग लगाई गई और फायरिंग की गई बाकायदा मजमे की तरफ से। जो नायब इमाम थे साद अनवर, वो जाँ भाग हो गए और 2 मज़ीद लोग ज़ख्मी हो गए। फसाद फैलता चला गया। जो रज़ाकार फ़ोर्स थी जो पुलिस की मदद के लिए होती है, होम गार्ड्स, उसके भी 2 सिपाही जो हैं उनकी भी हलाकत हुई। 10 पुलिसकार अहलकार ज़ख्मी हुए हैं और 24 घंटे में 5 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। ये जो मस्जिद जिसे आग लगाई गई और दीगर मस्जिदें, 2 दिन पहले इंतज़ामिया को पता था कि क्या गड़बड़ होने वाली है, लिहाजा उन्होंने अलामती तौर पे पुलिस के कुछ सिपाही जो हैं, जो हसास मसाजिद थी उनके बाहर खड़े कर दिए। लेकिन जैसा कि होता आया है, हमारे यहाँ भी होता है कि मजमा ज़्यादा था, पुलिस कम थी, लिहाजा वो कुछ ना कर सके और मजमा ने अपनी मनमानी की। VHP, विश्व हिंदू परिषद, और जो बजरंग दल है, आप जानते ही हैं कि किस नौयत की तंजीमें हैं, उनके तहत ये शोभा यात्रा निकाली गई थी। अच्छा, ये तो चले ठीक है। साथ ही साथ जो है मुसलमानों की जो दुकानें और ठेले नज़र आए, वो तो खैर नज़र आतिश होते ही हैं इस तरह के मामलात में, ताकि इसे कहते हैं इक़्तिसादी तशद्दुद, गला घोंटना। तो शोभा यात्रा में एक जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि एक मफरूर मुलजिम है जिसे पुलिस बड़ी तेज़ी से तलाश कर रही है। उनका नाम है मोनू मानिसर। उन्होंने खुल्लम खुल्ला 2 दिन पहले वीडियो में ऐलान किया कि मैं आ रहा हूँ शोभा यात्रा में, जिसे पकड़ना है मुझे पकड़ ले। मोनू मानिसर साहब आए। मोनू मानिसर साहब कौन है? वो एक मुमताज़ इलाका के गाँव रक्षक हैं और पहले भी 2 मुसलमान नौजवानों के कत्ल के जुर्म में मफरूर हैं। तो ये मफरूर साहब आए यात्रा में और उन्होंने धड़ल्ले से जो है इसमें शिरकत की, और जब ये हंगामा हो गया तो अब पुलिस कह रही है कि वो मोनू मुंतसिर को तलाश कर रही है। जाहिर है वो तो फरार है पिछले वाले कमरे में। अच्छा, मेवात जो है वो रिवायती तौर पे मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। लगभग बताते हैं कि 80% जो आबादी है, खुसूसन नोह का जो इलाका है उसमें, वहाँ मुसलमान है। बीजेपी के मरकज़ी रहनुमा हैं कपिल मिश्रा। उन्होंने ट्वीट की कि हमला आवर वही लोग हैं जो मेवात को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। बात साफ हो गई जी। अच्छा, हरियाणा में इनको एक लिबास से पहचान सकते। हाँ, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और मरकज़ में तो है ही। तो अब नोह में कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि शांति बनी रहे। ये तो हो गया एक वाक़या। इसी दौरान एक और वाक़या हुआ। मुंबई से और जयपुर के दरमियान एक तेज़ रफ्तार सुपर फास्ट एक्सप्रेस चलती है। वहाँ हुआ ये कि एक रेलवे पुलिस कांस्टेबल हैं चेतन सिंह, उन्होंने अपनी सर्विस राइफल से 4 लोगों को हलाक कर दिया। मरने वालों में उनका जो अफसर था ASI तकरीम मीना, वो भी शामिल है। बाकी 3 मुसलमान बताए जाते हैं। हुआ ये था कि चेतन सिंह की चलती ट्रेन में मुसाफिरों से तू मैं हो गई। इत्तफाक से वो मुसलमान थे तो पता नहीं मामला जो है टेंस हो गया। तो ASI तकरम जो कांस्टेबल चेतन के अफसर थे, उन्होंने कहा कि क्यों टाइम ज़ाया कर रहा है, दूसरे डब्बे में चल, ये कहाँ उलझ गया है तू। तो चेतन साहब
उन्होंने राइफ़ल सीधी की, पहले अफसर को मारा और उसके बाद 3 जो मुसलमान मुसाफिर थे उनका भी काम तमाम कर दिया। फिर जंजीर खींच के वो बुरे वाली का जो स्टेशन था उस पर उतर गए, गिरफ़्तार हो गए। चेतन सिंह का ताल्लुक़ जो है वो यूपी से है और यूपी में आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है। अच्छा, एक क्लिप जो है वो मैंने चलाना चाहा, मतलब आपको सुनाना चाहा, लेकिन इतना पूरा उसका ऑडियो है कि वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अच्छा, चेतन सिंह जो है, अच्छा, आप बता चेतन सिंह इस वीडियो में जो है वो ये कह रहे हैं, उन्होंने राइफ़ल पकड़ी हुई है और एक खून आलूद लाश नीचे पड़ी हुई है और उस लाश की दाढ़ी है। समझ तो आप गए होंगे। चेतन सिंह ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी एजेंट थे, मीडिया इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा कवरेज दे रहा है, मगर मैं साफ साफ बता रहा हूँ, अगर तुम्हें हिंदुस्तान में रहना है तो वोट सिर्फ 2 लोगों का है, मोदी जी और योगी जी। बात ख़त्म। अच्छा, ये जो है इस पे ज़ाहिर है हाहाकार मची, कांग्रेस अपोजिशन में, उसने कहा कि ये क्या हो रहा है। एक सहाफ़ी हैं राना अयूब, उन्होंने भी ट्वीट किया कि भाई ये क्या हो रहा है, अब तो ये सरकारी जो पुलिस वाले हैं ये भी शामिल हो गए हैं। वैसे शामिल तो पहले से हैं, नहीं, लेकिन इस तरह इस तरह। अच्छा, उन्होंने राना अयूब ने जो ट्वीट किया था वो अचानक से पता नहीं क्यों ट्विटर ने रोक लिया उसको, और बाद में पता चला कि हुकूमत इंडिया ने रिक्वेस्ट की हुई है कि जो देश को बदनाम करने वाले ट्वीट होते हैं, आपको पता है इलॉन मस्क अपनी स्पीच का बहुत कर बड़ा लें, और आपको पता है कि इंडिया के बहरहाल असरात तो हैं। अच्छा, ये तो दूसरा वाक़या हो गया। इसी दौरान हमें पता चला 3 दिन पहले मध्य प्रदेश जो है उसका शहर है उज्जैन, वहाँ एक मुसलमान खातून फिजियोथेरेपिस्ट वो दफ्तर से घर जा रही थी, क्लिनिक से घर जा रही थी, तो अचानक सड़क पे 5 लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके जिस्म के हिस्सों को छूना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने मज़ाहमत की फिजियोथेरेपिस्ट साहिबा ने, तो फिर उनकी कुटाई शुरू हो गई। उनका भाई भी साथ चल रहा था, ज़ाहिर है उसने बहन को बचाने की कोशिश की तो उसे सरियों और डंडों से शदीद ज़ख्मी कर दिया गया। अब दोनों भाई बहन हॉस्पिटल में हैं और मज़म्मती बयानात जारी हो रहे हैं। इससे भी कुछ दिन पहले शुमाल मशरक़ी जो रियासत है आसाम, उसके ज़िला मोरीगांव में सद्दाम हुसैन की लिंचिंग हो गई। सद्दाम अपने दोस्तों के हमरा कबड्डी का मैच देख के आ रहा था, एक हुजूम ने उसे घेर लिया और कहा कि तूने गाय चोरी की है। उसने कहा हम तो ट्रिपलिंग करते हुए आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे, गाय कहाँ से चोरी करेंगे। उन्होंने कहा नहीं तूने की है। तो मतलब ये कि उसे मार डाला गया। बाकी 2-3 साथी उसके जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं और बाकी भाग गए। तो ये है रोज़नामचा आज का, आज तक का। तो वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। और अब मैं सोच रहा हूँ कि आपकी और हम सब की डिप्रेशन को थोड़ा सा उतारा जाए, कुछ अच्छी और पॉजिटिव बातें भी करें। इस साल मार्च में यहाँ कराची में दाऊद फाउंडेशन के साइंस घर में यूएस काउंसिलेट कराची के ताउन के साथ एक कंपटीशन हुई। अच्छा, इस कंपटीशन में कराची के कई स्कूल्स के बच्चों की टीमों ने शिरकत की और इसका क्राइटेरिया ये था कि सिर्फ वो स्कूल्स जिसमें माहाना फीस 4000 या 4000 से कम है, सिर्फ वो स्कूल्स इसमें शिरकत कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि उनको यूएस काउंसिलेट और साइंस सेंटर की जानिब से उनको साइंस किट्स दी गई और उनको सिर्फ इतना बताया गया कि जी आपने कुछ हटके काम हमें दिखाना है। तो हुआ क्या कि और हाँ, इसका इनाम ये था कि जो टॉप टीम्स होंगी, और पहले उन्होंने सोचा कि सिर्फ एक टीम जीतेगी, लेकिन फिर इतने मजेदार प्रोजेक्ट्स थे कि उन्होंने कहा कि 3 टीम्स जीतेंगी। और इनाम इनका ये था कि वो अमेरिका की रियासत एलाबामा में नासा के स्पेस कैंप जाएंगे, वहां पर खेलेंगे, कूदेंगे और सीखेंगे भी। मार्च में इनकी कवरेज की थी जो बहुत पॉपुलर, मुझे बहुत मजा आया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार आपको उसकी कुछ झलकियां दिखा देते हैं कि टॉप 3 टीम्स कौन सी थी। देखिए, आपका प्रोजेक्ट जो है ये आप क्या रहे हैं यहाँ पे? We make paper by chicken feathers to reduce deforestation. अच्छा, और चिकन फेदर्स से पेपर कैसे बनता है, कौन बताएगा मुझे? आप
हम सबसे पहले क्लीनिंग करेंगे, फिर ड्राई करेंगे। ड्राई के बाद हम सॉफ्टनिंग में 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में उसको सोक कर देंगे for 96 hours at room temperature. Dry press the feather. Then we will do hydrolysis, in which we prepare 1% pepsin solution, soak the feathers in it for 24 hours at room temperature. Dry press the feather. Then we will do bleaching, in which we prepare 1% hydrogen peroxide solution for bleaching. Keep it on low medium flame for 15 to 22 minutes. Then 15 to 22 minutes. Now grind the feather to get pulp. Finally screening, rolling and drying to get the feather paper. Our chicken feather paper is ready. अच्छा, ये आइडिया किससे आया? वॉल्टर स्मिथ ने ये टेक्निक इजाद की थी कि है ना वो चिकन फीदर से पेपर बनाया जाए, तो उन्होंने ये मेटोलॉजी तो सीक्रेट रखी थी और ये मेटोलॉजी हमने खुद ने बनाई है। हमने एंटी स्लीप ग्लासेस बनाए हैं ड्राइवर्स के लिए। अक्सर ड्राइवर्स रात के वक्त ड्राइविंग करते वक्त सो जाते हैं। हमारे ये प्रोजेक्ट उनको जगाने में मदद करता है। ये प्रोजेक्ट जैसे ही वो पहनेंगे, ये हमारा जो इसमें IR लगा सेंसर है, इससे कनेक्टेड बजर है एंड बैटरी कनेक्ट है। जैसे ही वो पहनेंगे, IR सेंसर आइस को डिटेक्ट करेंगे और बजर उसके साथ कनेक्टेड वो बीट करेगा। जैसे बीट करेगा तो ड्राइवर जाग जाएगा और अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। और ये खाली ड्राइवर्स हजरात ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड या स्टूडेंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट में हमने क्या बताया। सबसे पहले प्लास्टिक, आपको पता है प्लास्टिक और रोड दोनों बहुत ज़्यादा ही बड़े मेजर प्रॉब्लम है, तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक ही सोल्यूशन निकाला जो कि प्लास्टिक रोड का, क्योंकि प्लास्टिक तो बहुत ज़्यादा ही है। तकरीबन 1.4 ट्रिलियन प्लास्टिक है वो उस हमारी दुनिया में, और 4.5 बिलियन और ट्रिलियन कचरा यानी जो प्लास्टिक है वो समुद्रों में और जो मरीन लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो हमने इन दोनों आइडियाज़ को मर्ज करके हमने आइडिया बनाया जिसका है प्लास्टिक रोड। ये हमने तो नहीं, इंडिया के केमिकल साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डॉक्टर वासुदेवन, उन्होंने ये आइडिया निकाला। और जो सबसे पहले जो नीदरलैंड का रोड है जो बना था, ये नीदरलैंड में 2 सिटीज़ में बना, ज़ाइतून और ज़ोइलेन 2 सिटीज़ में बना था। तो ये थे वो प्रोजेक्ट्स जिनके बाद ये लोग गए नासा। अच्छा, आज यहाँ कराची में साइंस सेंटर में एक फंक्शन था जिसमें तीनों ये टीम्स, उनके वालिदैन और उनके टीचर्स वहाँ आए थे और हमें बता रहे थे कि वहाँ पर कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ आपको। मतलब ये सवाल तो पूछना पड़ता है ना, क्या करें यार, रोजी रोटी का सवाल है। तो उनके साथ पहले काफ़ी गप लगी और इस दफ़ा मुझे खुशी हुई कि पहले वाले इवेंट में ना ज़्यादा मीडिया नहीं थी, लेकिन उसके मेरा ख्याल है कि पहली जो उसकी कवरेज हुई है इधर उधर, इतनी एक वो हाइप बन गई थी कि इस बार तो मीडिया भरी हुई थी। मतलब लोगों को धक्के मार के बंदे को इंटरव्यू कराना था। तो वो ऐसे वैसे और आप सेलिब्रिटी का कॉन्फिडेंस भी देखें। पहले जरा सुनते हैं कि एवरग्रीन एलिमेंट्री स्कूल हिजरत कॉलोनी एंटी स्लीप क्लासेस वालों का कैसा एक्सपीरियंस। अब हम बात करते हैं एवरग्रीन एलिमेंट्री स्कूल की एंटी स्लीप ग्लासेस टीम के साथ। और ये एंटी स्लीप ग्लासेस, जब भी मैं इसको देखता हूँ मुझे बहुत डर लगता है, मुझे लगता है कि लेजर निकलने वाली है। लेजर नहीं निकलती, पक्की बात है। चलो शुक्र है। अच्छा, सच बताएं, वहाँ पर आपको किसी CIA वाले ने कहा कि हमें प्रोजेक्ट भेज दो? नहीं, हमसे किसी ने नहीं कहा। वैसे मजाक हो रहा था। अच्छा, मैंने देख रहा हूँ ये फुटेज में कि बहुत सारी अजीबो गरीब किस्म की राइड्स हैं या टेस्ट हैं, मैं देख रहा हूँ। और एक है जिसमें बंदा बस गोल गोल घूमता जा रहा है वो चेयर के अंदर। तो इसमें तबीयत खराब नहीं होती? इसके अंदर तबीयत खराब नहीं होती, ऐसा लगता है कि जैसे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन चक्कर भी नहीं आ रहे होते। चक्कर आ भी रहे हैं और चक्कर नहीं भी आ रहे हैं। आपकी फेवरेट कौन सी थी? मेरी फेवरेट थी मून शेयर। मून वॉक थे, वो लाइक ऐसे होते हैं जैसे आप मून पे जंप करके चल रहे हो। और सबसे जो एक्सपेंसिव जो राइड थी वो थी मून शॉट। आपके लिए? और मेरी सबसे फेवरेट राइड मून वॉक थी। ऐसा लगता है जैसे हम मून के ऊपर चल रहे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जंप मार रहे होते हैं, बड़ी जंप। अच्छा, अब एक तो है कि वहाँ पर आपने जो एक्सपीरियंस किया, एक होता है कि बिल्कुल माहौल ही मुख्तलिफ होता है ना, लोगों का बहुत बात करने का अंदाज़ा तरीका मुख्तलिफ होता है। तो क्या आपका सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या लगा यहाँ के लोगों और वहाँ के लोगों से? मतलब जब यहाँ के लोग छोटी सी बात का बहुत बड़ा इश्यू बना देते हैं और वहाँ के लोग अगर गलती हमारी होती तो सॉरी वो बोलते हैं, ये डिफरेंस। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप
अब मैं टिपिकल मीडिया वाला सवाल पूछूंगा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा मुझे, और स्पेशली दाऊद फाउंडेशन और यूएस कॉन्सुलेट का थैंक्स। और अगर कोई यहाँ नहीं आया है दाऊद फाउंडेशन तो लाजमी विज़िट करे, लाजमी। थैंक यू सो मच। इस बात पे तो मैं भी बिल्कुल उनके साथ इत्तेफाक है, बहुत खूबसूरत जगह है, आपको चेक करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ ना कि हमारे यहाँ जो तालीम में होता है, और मैं भी यहाँ से ही गुजरा हूँ, तो हमारी साइंस किताब तक ही महदूद रहती है। हाँ कि ये डायग्राम बना लो, ये इक्वेशन लिख लो, लेकिन हर एक चीज़ साइंस है, हर एक चीज़ साइंस है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाया गया। तो आप अभी मतलब वहाँ से जो सीख कर आए हैं, तो आपने सोचा है कि यहाँ पर मतलब इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए? हम जो उधर सीख कर आए हैं, हम कोशिश करेंगे कि इधर के स्टूडेंट्स को भी वही चीज़ सिखाएं, किस तरह मतलब के एस्ट्रोनॉट्स स्पेस के अंदर जाते हैं, क्या फ़ील होता है, क्या उनके मतलब के रवैया होता है, कि किस तरह मतलब के वो उधर खाते पीते हैं और किस तरह चलते हैं। ठीक है, चला जब आप सब करोड़पति बनेंगे ना, मुझे भूलना मत। नहीं, आप पहले नंबर पे ही रखें। बस सही है, ये बात इतना मुश्किल था इन सबको संभालना वहाँ पे। बहुत सर, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन किया है आपने। एक यानी कि समझ लें कि माँ भी मैं ही थी और बाप भी मैं ही थी। हाँ। और 8 बच्चों के साथ इनकी देखभाल करना और इनके खाने पीने का, और फिर इनका रोना धोना में सब अब्बू की याद आ रही है, बात करवा दें, मम्मी की याद आ रही है। तो ये एक बहुत, मैं खुद अभी मैरिड नहीं हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये। आपके लिए ट्रेनिंग हो गई ना एक तरह से, आपके लिए एक तरह से ट्रेनिंग हो गई। आप सच बताएं, कितना रोई थी आप? रोई थी आप? मैं फर्स्ट और सेकंड डे फिर रोई थी, फिर नहीं रोई थी। अच्छा, अब जाते हुए भी इनका इतना कॉन्फिडेंस था, वापसी में ना मतलब आपकी सोच है। और जो सबसे इसमें फनी बात थी, अब ये तो आपने एक टीचर की बात सुनी है ना, जितनी भी टीचर्स हैं उसने कहा कि सबसे ज़्यादा तो हमें टेंशन थी कि इनको हम संभालेंगे कैसे। अच्छा, पहले 2 घंटे यहाँ से दोहा की फ्लाइट, और फिर 14 घंटे की फ्लाइट आगे। और ये मोस्ट ऑफ देम तो ये पहली दफा जहाज में शायद गए, इतना लंबा ट्रैवल, पहली दफा जहाज में शायद गए, और इतना लंबा ट्रैवल तो मतलब हमारे रोने निकल आते हैं। तो बीच में वो करके कुछ तो बच्चे थे कि हर 15 मिनट की, जी आप कितनी देर है, कितनी देर है, तो बस आधा घंटा, उनको पता है अभी 12 घंटे आगे है। ठीक है, उसने कहा कि फिर सब कुछ सही है, सब सेट है, सब खुश है, खेल रहे हैं, और वो लाइन में लगे हुए हैं। जैसे वो इमिग्रेशन की लाइन में फोन ऑन हुए, सिग्नल ऑन हुए ना, एक बच्चे ने घर कॉल की, वो रोने लग गया। उसने कहा कि लाइन से ना डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। और वहाँ हम मतलब ये मायामी में इनकी इमिग्रेशन चेक थी, और कोई 20-24 बच्चे ढाइयाँ मार रहे हैं। तो एक बच्चा स्टेज पर भी था, एक साफी ने पूछा कि सबसे ज्यादा कौन रो रहा था, उसने कहा कि ये मैंने शुरू किया था, और फिर बाद में ये आगे निकलते गए। लेकिन यार इनकी जो जहतें कितनी खुल गई ना। बिल्कुल, मतलब वैसे तो आप सुनते रहते हैं ना कि वहाँ पे ये है और ये है, नहीं, और देखिए यहाँ पर ना हम ना मतलब हम थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव भी होते हैं ना अपने बच्चों को। हमें प्रोटेक्टिव होना चाहिए, लेकिन अक्सर जो बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो करने नहीं देते। तो वहाँ पर मतलब एक अमेरिका की जो आई थिंक एक जो बहुत एक अच्छी क्वालिटी है अमेरिकन की, कि इट्स ऑल वेरी मच डू इट योरसेल्फ। ठीक है, आपने अपना खाना लगाना है, आपने अपनी चीज़ें साफ़ करनी है। जैसे उन्होंने कहा कि पहले दिन तो इनको उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो कैफेटेरिया में जाते थे, खाना डालते थे, सेल्फ सर्विस, तो वो टेबल पे ही अपने छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो दूसरे दिन उन्होंने कहा कि यार प्लीज यू हैव टू क्लीन योर ओन स्टेशंस। तो उन्होंने कहा कि यूं वो सीखते गए, और इसके साथ फिर इंडिपेंडेंस और इसके साथ फिर कॉन्फिडेंस भी उनकी। उस बच्ची ने क्या मजे की बात की कि यहाँ पे हम छोटी छोटी बात का इश्यू बना देते हैं, और वहाँ पे अगर गलती हम करते हैं तो सॉरी वो बोलते हैं। इसके साथ एक और भी थी चीज थी शाज़ेब कि हम किसी से अगर सवाल भी पूछते थे ना, तो बी लाइक दैट्स अ गुड क्वेश्चन, एंड लाइक जो इंस्ट्रक्टर्स, एक बच्चा था कि हमने लेक्चर्स भी सुने, उसने कहा कि हमें पहली दफा लेक्चर नहीं लगा। 2 घंटे का लेक्चर था, हमें लग रहा था कि 5 मिनट में कौन, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें बताता हूँ, सवाल करने, चुप रहो इधर, सवाल करने को इनकरेज करते। इसी तरह तो तरक्की होती है ना बॉस। यहाँ पर तो हम उठा लेते हैं, आगे और भी दिखाएंगे, एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। और अभी आपने देखा है एवरग्रीन एलिमेंट्री स्कूल हिजरत कॉलोनी को। आप चलते हैं KMA बॉयज सेकेंडरी स्कूल खारादर, जिनका प्रोजेक्ट था प्लास्टिक रोड्स। उनको अमेरिका कैसे लगा, देखिए। हम हैं KMA बॉयज सेकेंडरी स्कूल के साथ, जिनका प्रोजेक्ट था प्लास्टिक रोड्स। आपको शायद याद होगा पिछले साल भी इस पे बात की थी। अच्छा, अब होकर आ गए, अमेरिका पलट कह सकते हैं
राइट? तो आप मुझे बताएं कि एक चीज वहाँ की जो आपको कभी नहीं भूलेगी, जो भी जवाब देना चाहें। फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप थोड़ा सा और बताएं, किन किन के साथ दोस्ती हुई आपकी? यानी कि एलेक्स, जेम्स, जेम्स तो एक मुसलमान था। एलेक्स का नाम मैं बार-बार सुन रहा हूं, क्योंकि ये एलेक्स हमें पता नहीं है कि कुछ रीजन क्या है, लेकिन ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त था। इससे जब ये हमारा दोस्त जब बना, जब हम रॉकेट उड़ाने गए थे लॉन्च करने, उस दोस्तों की हमारा दोस्त बना था। इससे हमारी सबसे गहरी फ्रेंडशिप हुई थी। इसको मैंने सोवेनियर्स दिए थे, तो उसके बदले उसने हमें रिटर्न गिफ्ट भी दिया था। आपने? हमने कीचेन दिया था, पाकिस्तान और यूएसए का। पाकिस्तान और यूएसए का कीचेन। उसमें केमे का नाम भी लिखा था कि केमे ने दिया इनको, तो उसमें हम लोग ने जिससे उनको दिया, उन्होंने एक छोटा सा गिफ्ट भी दिया, इनको दिया था वैसे। तो एक फेंकने वाली विस्पी थी, मतलब जब फेंकते हम लोग ने उनको इतना एक कीचेन दिया, उसने अपने बैग में लगाया, इतने संभाल के रखा, तो उसने हम लोग को बदले में गिफ्ट भी दिया विस्पी तरह के। तो कहाँ से लोग थे वहाँ पर? दुनिया के हर कोने से लोग थे, ताइवान, इजिप्ट, ताइवान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, हर मुल्क से, लंदन से, हर जगह से वहाँ पे आए हुए थे। पाकिस्तान, इंडिया से भी आए हुए थे लोग। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे देखे, और हम लोग को जो पसंद आए वो हम लोग को ताइवानी से हमारी फ्रेंडशिप भी हुई थी। अच्छा, वो कैसे? वो भी ताइवानीज़ भी बहुत अच्छे थे, वो उन लोग को भी हमने गिफ्ट दिए, सोवेनियर्स दिए थे, वो लोग भी बहुत खुश हो रहे थे। और वो लोग को ये नहीं होता कि ये छोटी है, ये चीज़ बड़ी है, उनके लिए गिफ्ट होता है। गिफ्ट होता है। हाँ, भले वो उनके कल्चर का भी एक हिस्सा है, मेरा ख्याल है। खाना कैसे लगा? बहुत बुरा, बहुत मुश्किल है। वहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही डायलॉग हुआ करता था, इज इट हलाल? नहीं, देखो बर्गर जितना भी बड़ा हो, बिरयानी है। सही है, सही है। सर, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हाउ डू यू फील? अमेजिंग, अनबिलीवेबल, मतलब ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था। जब कंपटीशन स्टार्ट था तो मुझे वाकई में बिलीव नहीं था। मैंने तो अपने मतलब प्रिंसिपल से कह भी दिया था कि मैं नहीं होने वाला। हाँ, कि मतलब टॉप 8 में भी आ गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, एक अचीवमेंट है ये कराची लेवल पर 50 स्कूल से। बट समहाउ वी मेंट, उनको बहुत बिलीव था। बोलते नहीं, आप यकीन रखो, यू विल विन। तो एट दी एंड यही हुआ, उनका यकीन काम कर गया और हम जीत गए। तो आइडिया हमारा बहुत काम करा, और हमारा आइडिया जो है बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी पे फिक्स्ड है। और मैं चाहता हूँ इस आइडिया को सिर्फ इस कंपटीशन की हद तक ना रखा जाए, दुनिया में इम्प्लीमेंट किया जाए। और लोग कर रहे हैं, दूसरे ममालिक में हो रहा है। यहाँ पर भी हुआ है, रिसेंटली स्टार्ट हुआ कराची में भी। वो शो के बाद मैंने देखा, इट वॉज पब्लिकली, तो बड़ी खुशी हुई देखकर कि हमारा आइडिया जो है वो अब रियलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो हमें सैंपल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सैंपल रेडीमेड मिला हुआ है पूरे मुल्क के अंदर। तो ठीक है, सही। आखिरी सवाल, आपके जो बाकी दोस्त हैं थोड़े से जेलस हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुश हुए। तो मेरे दोस्तों से तो बहुत बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, बहुत बहुत मुबारक आप सब। थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा, ये तकरीबन कंसेंसस था कि यार ये खाना मैंने दोबारा मुझे प्लीज़ कोई ला के लाए। ठीक है ना? मेरे को पापा पता काफ़ी मुझे कहा यार कोई जायका ही नहीं है, किसी चीज़ में कोई मैक्सिकन फूड नहीं ट्राई और ये तो सब मिडवेस्ट में थे ना, उनको तो नहीं, ये तो खारादर के बच्चे ना, वहाँ तो मसाला ना हो तो बंदा मसाला ना हो, उनको आप मैश पोटैटोज खिला रहे हो यार, मतलब हद। अच्छा, फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, KMA गर्ल्स एंड बॉयज प्राइमरी स्कूल खारादर, ये है जो कागज बना रहे हैं मुर्गियों के परों से। बाकी दोनों टीम्स चली गई हैं, तो मैं अब कह सकता हूं कि आप लोग मेरी फेवरेट टीम्स हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल है, सबसे अहम सवाल। आप मुझे पहचान रहे हैं, मैं याद हूं आपको? जी हाँ। ओके, अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने ना कहा होता तो ये इंटरव्यू यहीं ख़त्म हो रहा था। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे जो इंटरेस्टिंग या इंजॉयबल या फन चीज़ जो आपने अमेरिका में देखी? ओराइन लैंडर की मिशन अमेरिका में। ऑल मिशंस वहाँ मैंने ये देखा कि वहाँ बहुत सफाई होती थी। और अगर हमने ये भी देखा कि है ना, मीन्स हमारे वो दूसरी टीम में से किसी ने है ना रैपर थ्रो किया था, तो वो एक लड़की खुद आई और उसे उठा के चली गई, तो हम उससे बहुत इंस्पायर हुए। हमने ये सोचा कि क्यों ना अगर ऐसा हमारे पाकिस्तान में भी होता तो पाकिस्तान बहुत चेंज हो जाता। और पढ़ाई के बारे में भी, मीन्स इस तरह की चीज़ें भी अगर पाकिस्तान में होती तो पाकिस्तान अमेरिका से भी आगे बढ़ सकता है। बहुत खूब। आपको? ऑल थिंग्स इज़ फंटास्टिक बट लेक एक्टिविटी एंड मून वॉक इज़ वेरी बेस्ट। अच्छा, अब ये लेक एक्टिविटी, ये मैं देख रहा था स्विमिंग पूल में भी वो स्कूबा डाइविंग पहन के आप जा रहे हैं। एस्ट्रोनॉट्स, नासा और पानी का क्या ताल्लुक है, किसी को पता है?
लेक एक्टिविटी में जो कि वाटर में जो कि ग्रेविटी नहीं होती, जब हम जो कि नीचे सरफेस है ना वो टाइल थी, जब हम नीचे जा रहे थे मतलब जंप कर रहे थे, मून में ही वैसे ही लो ग्रेविटी है, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती, जंप कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि एस्ट्रोनॉट्स जंप कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपने यहाँ पर जीरो ग्रेविटी देखनी है तो तकरीबन पानी में वही उसी तरह का। और वाटर में जैसे कि हम स्विमिंग करते हैं तो स्पेस में भी ज़्यादातर हम स्विमिंग की होता है। आपको पता है मुझे अभी तक स्विमिंग नहीं आती, इतनी शर्म की बात है। आपको भी नहीं आती? अच्छी बात, अभी अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और जो कि अमेरिकन जो कि स्विमिंग, जब हम वहाँ पे गए थे लेक में तो मैं हैरान ही हो गए थे कि अमेरिकन है, इन्हें स्विमिंग कैसे आती है। ये वो भी इंसान है। 5 मिनट तकरीबन अंडर वाटर वो आराम से रह लेते थे। हाँ। और हम तो पाकिस्तानी हैं, हमारे पास लेक्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम तो स्विमिंग करना ही नहीं। कराची में कहाँ लेक मिलेगी यार? मतलब पंजाब में। हाँ ये है। अच्छा, खाने के बारे में सब लोग कह रहे हैं कि किसी को पसंद नहीं है, आपको भी नहीं? नाश्ते में आलू पसंद आया। आलू चॉकलेट मिल्क ट्रूमू, चॉकलेट मिल्क के बहुत शौकीन है वो लोग। हमें भी अच्छा लगा। एप्पल। आपने बस एप्पल खाए हैं? आपने बस एप्पल खाया है जी। हमारे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है फायर अलार्म वाला। वहाँ पर हमें फायर अलार्म की ट्रेनिंग दी थी कि एस्ट्रोनॉट जब स्पेसशिप में होते हैं और फायर अलार्म बजता है तो हमें क्या करना है। हमें इसके बारे में बिल्कुल कोई खबर नहीं थी। हम जैसे ही रूम में गए अचानक से फायर अलार्म बजा और हमें वहाँ से रन करना था। तो आपको तो लगा कि पता नहीं क्या हो गया है? यस लगा। और पता था, लेकिन हमें पता था कि है ना वो हमें हमारे इंस्ट्रक्टर ने पहले ही बताया था कि फेक अलार्म है, आपका मिशन है। लेकिन सेकंड बार तो हमारी टीम से किसी ने फायर अलार्म बजा दिया था तो हमें बिल्कुल रियल लगा कि वो रियल फायर, इंस्ट्रक्टर्स को और सबको रियल लगा कि वो रियल फायर अलार्म है। तो मींस बाय मिस्टेक। आप कुछ कहे थे? हमने सोचा कि ये फायर अलार्म क्यों बजा, हमारा मिशन तो कंप्लीट हो गया था। फिर हमने सर से पूछा तो हमारे सर ने बोला कि ये रियल फायर अलार्म है। तो हम भागे फिर हमको पता चला ये बाय मिस्टेक इससे बजाया था। आपने बजाया था? क्यों बजाया आपने यार? गलती से या जानबूझ के? गलती से। हाँ, नहीं मिस के सामने तो यही जवाब देना होता है ना। अच्छा जी। बरामदा में हल्का सा पुल किया, मैंने कहा नहीं ये अचानक से पूरा पुल कर दिया, सब डर गए। देखो असल कहानी आप निकल देंगे ना, असल कहानी। अच्छा, आपके लिए कितना आसान कितना मुश्किल था? क्योंकि मुझे अगर कोई ये जॉब देना कि आपने मतलब 6, 7, 8 बच्चों को संभालना है और वो भी इतने लेके, मैं तो टेंशन से भर जाऊँगा। एक्चुअली सच कोई मुश्किल नहीं था क्योंकि बच्चे बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे। वहाँ पे अपनी सारी एक्टिविटीज़ में वो खुद परफॉर्म कर रहे होते थे और स्पेस कैंप भी उनका स्टे था। तो बच्चे मतलब ये मैं कहूँगी कि यहाँ जाके ना बच्चे और ज़्यादा अलग से रहना और खुद से सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उनका जो है वो बिल्ट हुआ, वो अलग से रहना सीखे, अपने काम खुद करना सीखे। मेरे ऊपर हाँ जिम्मेदारी थी कि उनकी देखभाल मुझे देखना था, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई होम सिक ना हो रहा हो। लेकिन इतना टफ नहीं था, बच्चे इतना इन्वॉल्व हो गए थे वहाँ पे। जब स्टार्टिंग में था इन द फ्लाइट्स और वापसी में तो फिर उनको एक्साइटमेंट थी वापस घर आने की भी, लेकिन जो वहाँ टाइम गुजरा वो उनका इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट थी कि मुझे फील नहीं हुआ ये कि बच्चे परेशान भी हो रहे हैं। बच्चे बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे थे, एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे थे और जो लर्निंग उनकी वहाँ हुई है तो मैं खुद बहुत खुश हूँ उस चीज़ से। और आखिरी सवाल, आपके वालिदैन जब आप लोग घर आए मतलब कितने खुश थे वो? बहुत ज़्यादा। This is the proud moment. It is a proud moment and मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है वैसे, पता नहीं क्यों। बहुत शुक्रिया आप सबका। और बस आखिरी में बताने का कि बिल्कुल मैंने कहा है कि मेरे फेवरेट है, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी मेरे फेवरेट नहीं है। एक वक्त पे एक से ज़्यादा फेवरेट भी हो सकता है, बुरा ना मानिए, ठीक है? थैंक यू। तो ये था। तो ज़रा व्हाट नेक्स्ट फॉर दीज किड्स? यार अभी आई थिंक दे विल कैरी ऑन यार, जो एक्सपीरियंसेस लाए हैं अपने वो फिर वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। एक चीज़ तो है कि इस तरह के तजुर्बे जो हैं दे आर ऑफ्टन गेम चेंजर्स और बहुत आगे जाके आपको लगता है कि आप यहाँ से इंस्पायर हुए थे, आपका जहन खुला। इस तरह की कितनी आपको स्टोरीज मिलेंगी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, हर जगह, यू नो। तो आई मीन यार वो क्या इंस्पायर होंगे, मैं खुद इंस्पायर हो गया। इज दिस एन एनुअल थिंग? नहीं, अभी के लिए तो इट्स अ वन शॉट, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इस पर यूएस कॉन्सुलेट कराची, बिकॉज देखिए इस तरह की अगर हम सिर्फ अगर पॉलिटिकली देखें, इस तरह की गुडविल आप खरीद नहीं सकते। सही है ना? और अगर रिस्पांस इतना अच्छा आ रहा है पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है, अगर ये रेगुलर बने तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इनके ग्लोबली तो ये चल रहा होता है, जैसे बता रहे थे ना कि पूरी दुनिया भर से बच्चे आए हुए हैं। अच्छा, सिर्फ ये कितना एक्सपोजर होता है
कि जिन मुल्कों के बारे में आप सिर्फ मतलब जिनको आप मैप्स पर देखते हो या जिनकी आप वीडियोस देखते हो, उनके लोगों के साथ आप एक्चुअली इंटरेक्ट करते हैं और फिर पता लगता है कि यार इतना कोई फर्क नहीं है किसी में भी। अच्छा, एक ज़माने में यहाँ 70s तक कल्चरल एक्सचेंज के मायदे होते थे मुल्कों में ना, तो बच्चे, ख़वातीन और बाकी जो तबक़ात हैं उन रेगुलरली जाते थे कि चाइना से आ रहे हैं तो हम चाइना जा रहे हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं। वो ज़ाहिर है कि वो तो रिवाज ख़त्म हो गया, अब किसी को याद भी नहीं है। फिर वेस्ट में जो स्कूल होते हैं, मसलन ये स्कूल है, वो फ्रांस में उनके बच्चे जा रहे हैं, उनके घरों में रह रहे हैं, और फ्रेंच बच्चे जो हैं वो यूके आ रहे हैं, वो अपनी छुट्टियां वहाँ गुजार रहे हैं। तो इसमें किसी के पैसे नहीं खर्च होते, सिर्फ स्ट्रेटजी की बात है और सिर्फ माहिदों की और उसकी सहूलत देने की बात है। लेकिन हमारे लिए ये भी एक बहुत दूर का ख्वाब है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, बताइएगा ये जो पार्ट 2 था हमारे प्रोग्राम का, बच्चे मन के सच्चे, ये कैसा लगा आपको? आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।